दोस्तों नमस्कार। पिछले कई घंटों से दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी थीं। पिछले 48 घंटों से इस्लामाबाद के रेड जोन में मानवता के भविष्य की कहानी लिखी जा रही थी। अमेरिका और ईरान, जो दशकों से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, पहली बार एक मंच पर आमने-सामने थे, एक टेबल पर आमने-सामने थे। 12 अप्रैल 2026 की सुबह निराशाजनक खबर लेकर आई 21 घंटों की मैराथन चर्चा के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच ये वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई। सवाल यह है कि ये वार्ता क्यों विफल हुई? इसके पीछे मुख्य कारण अविश्वास की गहरी खाई है। जहां अमेरिका ईरान से परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध की गारंटी मांग रहा था, वहीं ईरान अपनी जब्त संपत्तियों की तत्काल बहाली और लेबनान में शांति की मांग पर अड़ा रहा। जब शर्तें राष्ट्रहित के अहंकार से टकराती हैं, तो अक्सर शांति का रास्ता धुंधला हो जाता है। ये तो स्पष्ट है कि दुनिया ने ये भी देखा कि इस्लामाबाद में ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान वहाँ शांति की भीख मांगने नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का दावा करने गया था। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली और परमाणु तकनीक को उनके हवाले कर दे, जबकि अमेरिका का मित्र देश इजराइल ईरान के पड़ोसियों पर बम बरसा रहा है। ईरान ने साफ संदेश दिया कि जब तक ईरान की $100 बिलियन की जब्त संपत्ति वापस नहीं आती और ईरान के ऊपर से आर्थिक पाबंदियों की जंजीरें नहीं टूटती, तब तक कोई भी मीटिंग हमें बांध नहीं सकती। ईरान ने ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका को कह दिया है कि हॉर्मुज़ की लहरें आज भी हमारे नियंत्रण में हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी पक्ष ने इस वार्ता को एक अंतिम अवसर के रूप में पेश किया था। वार्ता टूटने के बाद जेडी वेंस का बयान काफ़ी सख्त था। उन्होंने कहा कि हमने शांति वार्ता की मेज पर वह रखा जिसे मैं अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव कहूँगा। ये बहुत सरल और स्पष्ट था। दुर्भाग्य से ईरान ने शांति के इस रास्ते को नहीं चुना। ये खबर दुनिया के लिए बुरी है, लेकिन ईरान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बुरी है। हमने उन्हें एक मौका दिया था कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सकें और परमाणु हथियारों की जिद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल ईरान के विदेश मंत्री ने शांति वार्ता की विफलता का ठीकरा अमेरिका की अड़ियल नीति और इजराइल के प्रति उनके समर्थन पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद में शांति की नीयत से आए थे, लेकिन अमेरिका शांति की भाषा नहीं बल्कि धमकी की भाषा बोल रहा था। वे चाहते हैं कि हम अपनी रक्षा प्रणाली उन्हें सौंप दें, जबकि हमारे ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे अरबों डॉलर की संपत्ति को बंधक बना रखा है। जब तक प्रतिबंध नहीं हटते और लेबनान पर हमले नहीं रुकते, तब तक कोई भी कागजी समझौता बेमानी होगी। ईरान अपनी संप्रभुता और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार पर कभी समझौता नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक संतुलित और संयमित बयान जारी किया है, जिसमें निराशा और आशा दोनों दिखती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान किया था। हालांकि आज कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका, लेकिन संवाद का शुरू होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। हम दोनों महाशक्तियों से पुरजोर अपील करते हैं हम दोनों देशों से, ईरान और अमेरिका से पुरजोर अपील करते हैं कि वे मौजूदा युद्धविराम का उल्लंघन ना करें। क्षेत्र अब और अधिक रक्तपात सहन नहीं कर सकता। इस्लामाबाद के दरवाजे हमेशा कूटनीति के लिए खुले हैं। हम आने वाले दिनों में भी दोनों पक्षों के बीच पुल का काम करना जारी रखेंगे। इस पूरी वार्ता में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार हुआ है। वार्ता विफल होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए ये एक डिप्लोमेटिक टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से इस वार्ता को संभव बनाया। इससे ये साबित हुआ कि मुस्लिम जगत और बीजिंग के साथ पाकिस्तान के संबंध अब वॉशिंगटन के दबाव से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश आज भी वॉशिंगटन के दबाव में है। सालों तक आतंकवाद के केंद्र का ठप्पा झेलने के बाद पाकिस्तान ने खुद को शांति के केंद्र के रूप में पेश किया है। रेड जोन की अवैध सुरक्षा ने दिखाया कि पाकिस्तान बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सक्षम है। हालांकि विफलता ने ये भी दिखाया कि पाकिस्तान केवल स्थान दे सकता है, समाधान नहीं। पाकिस्तान के पास किसी भी प्रकार का समाधान नहीं है, सिर्फ स्थान है। उसके अपने आर्थिक हालात
उसे अमेरिका या ईरान पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रखते हैं। वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश दो पार्टों के बीच फंसी कूटनीति जैसी स्थिति में है। भारत के लिए ये स्थिति किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। वार्ता विफल होने का मतलब पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना है, जो भारतीय मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था को सीधे चोट पहुंचाएगी। भारत का महत्वाकांक्षी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अब ठंडे बस्ते में जा सकता है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने से चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का सपना अभी भी अधर में है। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनकी वापसी भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इस पूरे युद्ध और शांति वार्ता के बाद दुनिया पर भी गहरा असर होगा। विफलता के परिणाम दूरगामी और विनाशकारी हो सकते हैं। वार्ता टूटने के बाद ईरान अब नो रिटर्न की स्थिति में है। वह अगले कुछ हफ्तों में परमाणु परीक्षण कर सकता है, जिससे सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी परमाणु दौर में शामिल हो जाएंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इससे पूरी दुनिया में माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और खाद्य संकट पैदा हो सकता है। अगर इजराइल के अगले कदम की बात करें तो इजराइल इस विफलता को अपने लिए ग्रीन सिग्नल मान सकता है। वह ईरान के परमाणु केंद्रों पर हवाई हमले कर सकता है, जिससे एक क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। और अगर अमेरिकी राजनीति की बात करें तो ये विफलता ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पर कड़े सवाल उठाएगी, जिसका असर आने वाले अमेरिकी चुनावों और वैश्विक गठबंधन नाटो पर पड़ेगा। इस्लामाबाद ने दुनिया को एक मौका दिया था, जिसे अहंकार और अविश्वास ने खो दिया। अब गेंद फिर से रणभूमि में है, फिर से दुनिया मुश्किल में होती हुई नजर आ रही है। हम अपील करेंगे दुनिया के लोगों से कि वो शांति की अमेरिका और इजराइल से अपील करें और वहाँ की सरकार को अपनी आवाज़ मजबूत करके वहाँ की सरकार को झुकने पर मजबूर करें।